तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में मैग्नेटिक्स है। चैप्टर 4 में मैग्नेटिक्स है और चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स है। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये दो टॉपिक हम लोग को चैप्टर 4-5 में पढ़ना है और मैग्नेटिक्स हम लोग को चैप्टर 4 में पढ़ना है। मैग्नेटिक्स जब भी हम लोग पढ़ें लिखें, इसका मतलब ये होता है, इसको कहीं किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसकी कहानी भी हम लोग सुनेंगे। और जब हम लोग मैग्नेटिक्स पढ़ लेते हैं दो चैप्टर, तो इसके बाद चैप्टर 6 पढ़ते हैं। चैप्टर 6 आपके एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। EMI इसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक्स से रिलेटेड, ये तीनों चैप्टर एक ही है, एक ही चैप्टर आप इसको कह सकते हैं, 3 हिस्से कह सकते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चैप्टर 5 है वो हमारे जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन, नॉट इन जेईई एडवांस। इसलिए आप एडवांस की बुक देखोगे कहीं पे तो आपको ये नहीं दिखेगा, ये चैप्टर नहीं दिखेगा। तो ये थियोरेटिकल चैप्टर है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेंस, स्कूल और नीट के लिए तैयारी करने है। तो ये सिर्फ ओनली फॉर स्कूल, नीट एंड जेईई मेंस, ये बात ध्यान रखना है। एक बात और, इस चैप्टर में भी एक टॉपिक है डिप सर्कल और एक टॉपिक है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, TG, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड डिप सर्कल, BC काइंड नहीं है। डिप सर्कल एक डिवाइस होता है। ये दो डिवाइस जो है ये कभी भी स्कूल के सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली बात, स्कूल के सिलेबस में नहीं है, जेईई मेंस में आज तक नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम लोग ये पढ़ते हैं क्योंकि नीट 2016 में एक सवाल इस डिप सर्कल से आ गया था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। HC वर्मा में है, ये लिखा हुआ है TG और डिप सर्कल के बारे में HC वर्मा में लिखा हुआ है। और मैं हमेशा ही पढ़ाता हूँ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एंड डिप सर्कल, जस्ट बिकॉज बहुत छोटा सा टॉपिक है, आधा घंटा लगता है सीखने में, और कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीट में तो एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, और आजकल जेईई मेंस का भी ट्रेंड वैसा चल रहा है कि एक आध क्वेश्चन कोई स्पेसिफिकली ऐसा पूछ दे जो कि जनरली बुक्स में नहीं मिलता है, तो आपसे वो क्वेश्चन भी ना छूटे, इसलिए आप ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और डिप सर्कल पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। लेकिन आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक्स, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक्स। और अगर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक चैप्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B से लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग दो इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करते हैं। दो इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग को डिस्कस करता है। पहला लॉ है बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ। ये पहला लॉ हम लोग को डिस्कस करना है। ये लॉ हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से फील्ड और फोर्स निकालने के लिए जैसे कूलम्स लॉ होता है, वैसे ही उसका एनालॉगस मैग्नेटिक्स में हमारे पास क्या है? बायट-सैवर्ट लॉ। जैसे वहां कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, यहाँ क्या पढ़ते हैं? बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ते हैं। और फॉर्मूले भी बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे फॉर्मूले थे वायर के वजह से फील्ड कितना होता है, वैसे ही यहाँ भी वैसा ही फॉर्मूला होगा, बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है और उन चेंजेस को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ऐसा चेंजेस है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं उसको एक बार साथ ही साथ रिकॉल भी करते चलेंगे। इसीलिए ये मैंडेटरी होता है कि मैग्नेटिक्स की क्लास में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली कॉपी लेके जरूर आए, ताकि आप क्या चेंज है इस बात को समझ सकें और कैसे फॉर्मूले एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट्स एक जैसे हैं, कैसे डेरिवेशंस भी एक जैसे हैं, उनको आप अप्रिशिएट कर सकें। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लॉ है उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये एनालॉगस है, गॉस थ्योरम का। जैसे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां पे क्या पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है मैग्नेटिक्स का। मैग्नेटिक्स का दूसरा हिस्सा जो है वहां पे हमें पढ़ना होता है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क and some other topics and some other topic. इस अदर टॉपिक में ही कुछ डिवाइसेस इंक्लूड हो जाते हैं। इस अदर टॉपिक में ही हम लोग कुछ डिवाइसेस मैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, इसको वहां यहां वापस से नहीं पढ़ेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये पहला टॉपिक ये है मैग्नेटिक्स का, लेकिन ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये टॉपिक एक पढ़ना है हम लोग को। एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, ये पढ़ना है हम लोग को। एक इंस्ट्रूमेंट और है उसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर, और वेलोसिटी सेलेक्टर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड फील्ड। कंबाइंड फील्ड का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगे और मैग्नेटिक फील्ड भी लगे तो उसको बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन कंबाइंड फील्ड। और वैसे केस में जब फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो जो फोर्स बनता है उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। मतलब कोई नया फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। कई बार जब आप बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी जैसे खोलेंगे, तो उसमें आपको मैग्नेटिक फोर्स पहले दिखेगा। एचसी वर्मा में भी मैग्नेटिक फोर्स पहले दिखेगा। कई टीचर्स भी वैसे पढ़ाते हैं, पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते हैं, लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ाता हूँ फिर बाद में मैग्नेटिक फोर्स। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते वक्त आपको, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते वक्त आपको मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा यूज पड़ता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी कहाँ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको बार बार बताना पड़ेगा, देखो इसकी वजह से ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो ये नहीं डरना है कि सर आप मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़ा है, बुक पे मैग्नेटिक फोर्स पहले लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि मैं पहले मैग्नेटिक फोर्स ढूंढा गया था और उसका एक्सप्लेनेशन फिर मैग्नेटिक फील्ड से दिया गया। तो जो पहले आता है जनरली चैप्टर में वो पहले हो जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इसलिए जनरली चैप्टर्स में पहले दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए, हमें ज्यादा अच्छे समझ में आए, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पहले पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से। तो हम लोग मैग्नेटिक्स का पहला हिस्सा जिसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यहां से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है
और इसका एसआई यूनिट, इस मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट टेस्ला होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? टेस्ला, टी से लिखते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है। इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है, कैपिटल जी से लिखते हैं। और टेस्ला और गॉस रिलेटेड है। एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये गॉस और टेस्ला में रिलेशन है। ये होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड? तो क्लास 10th में आपने थोड़ा सा पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि मैग्नेटिज्म जो है वो बहुत नेचुरल प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट अ मैन मेड प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में ही ऐसा प्रॉपर्टी पाया जाता है। एंड व्हाट इज सच प्रॉपर्टी? आप जानते हैं कि मैग्नेट के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। मैग्नेट कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। इसकी खोज मैग्नस नामक व्यक्ति ने की थी। वो एक सेफर्ड था, भेड़िया था। एक बार वो भेड़ चलाने के लिए एक लोहे के स्टिक का इस्तेमाल करता था। तो एक टीले के पास वो जब भी जाए तो उसका स्टिक उससे चिपक जाए। वो टीला एक्चुअली मैग्नेट का बना हुआ था। बाद में लोग उसको पूजा करने लगे कि कुछ देवी शक्ति इसमें है, वाइटल फोर्स कुछ वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, ठीक है, मैग्नेट था बेसिकली। बाद में लोगों को ऐसा लगता था कि मैग्नेटिक्स जो है, मैग्नेट प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंस के पास होता है, ह्यूमन नहीं इंड्यूस कर सकते। और जो बहुत फेमस नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है उसका नाम है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप जानते होंगे, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और यूं करके घूम करके साउथ पोल पे आके टर्मिनेट करते हैं, और फिर ये साउथ से निकल करके वापस से नॉर्थ पोल पे आते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। ऐसा फॉर्म करते हैं क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, ओपन लूप नहीं फॉर्म करते। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करते हैं? ओपन लूप फॉर्म करते हैं। तो हम लोग यहीं से थोड़ा बात लिखेंगे। पहले आप ये बात लिखिए और इसका हम लोग पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आप उनको नोट करते रहिए। पहले लिखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई बार बुक में इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा रहता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन हम लोग वो नोमेनक्लेचर लिखने से बचते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये फोर्स दिखाता है, ये क्या दिखाता है? फील्ड दिखाता है। तो देखिए यहाँ पहला प्रॉपर्टी लिखिए इस डायग्राम को बनाने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट ए पॉइंट। दूसरा, ये क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं। तीसरा पॉइंट, डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हम लोग पहले भी लिख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बारे में। डू नॉट इंटरसेक्ट। चौथा, tangent on the curve provides direction of magnetic field, provides direction of magnetic field. Tangent on the curve provides direction of magnetic field. Tangent on the curve provides direction of magnetic field at the point. और जो आउटसाइड होता है मैग्नेट के आउटसाइड, ये कहां से निकलते हैं? नॉर्थ पोल से, और कहां पे जाके टर्मिनेट करते हैं? साउथ पोल पर। और इनसाइड में कहां से निकलते हैं? साउथ से। कहां पे टर्मिनेट करते हैं? नॉर्थ। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पांचवा पॉइंट,
outside a magnet they originates from north pole and terminates at south pole, whereas inside the magnet they originate from south pole and terminates at north pole ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और कुछ तो हम लोग जानते ही हैं कि हायर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस greater is the strength एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड को ही बहुत नामों से पुकारा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को ही बहुत नाम से पुकारेंगे। जो बी है इसी को बहुत नाम से बुलाया जाता है। एक नाम इसका जो बहुत फेमस है, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसी का एक नाम और है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी वर्ड यूज कर ले या इंडक्शन वर्ड यूज कर ले, एक ही बात है। ठीक है, सब मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहा है बेसिकली। और सातवां प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? हाइपोथेटिकल लाइंस होते हैं। और क्या मतलब हाइपोथेटिकल लाइंस का? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये सारी बातें तो सब लोगों को पता था, लेकिन ये सब माना जाता था कि ये सब नेचुरली अकरिंग है, ये आप नहीं बना सकते। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ मैग्नेट और यू कैन नॉट क्रिएट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थ्रू योर ओन। आप अपने से नहीं क्रिएट कर सकते, नेचुरली मिलता है। लेकिन इस फील्ड में एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, और आपको क्लास 10 अगर याद आए तो पहला पेज इससे शुरू था, ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। किससे? ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से। तो क्लास 10 में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया था, तो हम लोग उसको रिकॉल कर लें, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आप क्लास 10 भूल चुके होंगे। ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑरेस्टेड ने क्या किया? एक करंट कैरिंग वायर लिया, ये करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर के पास उन्होंने एक कंपास निडल रखा। क्या रखा? आप जानते हैं कि कंपास निडल जो है उसमें यहां इस तरह से नॉर्थ होता है, यहां साउथ होता है, यहां ईस्ट होता है और यहां वेस्ट होता है। तो कंपास निडल जनरली किधर की तरफ पॉइंट करके रखता है? नॉर्थ की तरफ। ऐसे रखना चाहिए इसको, नॉर्थ की तरफ। लेकिन ये नॉर्थ से अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये कौन? कंपास निडल एक मैग्नेट होता है, तो नॉर्थ की तरफ रहता है। इसके हेल्प से हम लोग किसी जगह पे नॉर्थ का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। इसको डिफ्लेक्ट इधर उधर कौन करा सकता है? कोई दूसरा मैग्नेट। जब ऑरेस्टेड ने कंपास निडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाया तो देखा कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट किया। एक रूल दिया ऑरेस्टेड ने, इसको बोलते हैं स्नो रूल। मैग्नेटिक्स में बहुत सारे रूल हैं,
तो आपको याद ये रखना है कि कौन सा रूल का इस्तेमाल कब करेंगे। तो स्नो रूल का इस्तेमाल कब करते हैं? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ deflection of compass needle in Oersted's experiment. ठीक है, ये SN बताता है कि किधर से किधर करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है? साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है। और ये O बताता है कि कंडक्टर कहां है, किसका पोजीशन ऑफ कंडक्टर। O का मतलब क्या होता है? ओवर। तो कंडक्टर जो है ऊपर है, कंपास निडल उसके नीचे है। और ये W बताता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल, और W का मतलब वेस्ट। तो ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा अगर ये कंडीशन में है। मतलब ये जो कंडक्टर है ये ओवर द निडल है। कंडक्टर कहां है? ओवर द निडल, मतलब निडल नीचे है। निडल कहां है? नीचे। तो इस तरह से ऑयस्टेड ने ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो किसके साथ बिहेव करता है? मैग्नेट के जैसा। ऑयस्टेड ने एक नया रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया और उसने क्या कहा? ऑयस्टेड ने current carrying conductor behaves as magnet। और ये ऑयस्टेड का एक नया रिवॉल्यूशन था जिससे ये पता चला कि मैग्नेटिज्म इज नॉट अ न्यू थिंग। मैग्नेटिज्म कोई नया चीज नहीं है, इट्स जस्ट एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है। मैग्नेटिज्म इज एन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए हम लोग इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इस चैप्टर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे करंट का हीटिंग इफेक्ट है, इफ यू हैव करंट यू कैन जनरेट हीट, सिमिलरली इफ यू हैव करंट यू कैन जनरेट अ मैग्नेट। एक वायर जो कि करंट कैरी कर रहा है, इट बिहेव्स एज अ। तो नए नए साइंटिस्ट भी सोचने लगे कि ठीक है भैया, अगर कोई वायर किसी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो चलिए फाइंड करते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था बायट, एक का नाम था सैवेट। बायट सैवेट ने एक रूल दिया जिसको हम लोग बायट सैवेट्स रूल कहते हैं। बायट सैवेट रूल या फॉर्मूला, या लॉ, जो भी कहना चाहे, बायट सैवेट लॉ। बायट और सैवेट ने क्या किया? एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। ये देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कहा उसने कि मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट यहां लीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट है। इस एलिमेंट का थिकनेस मान लीजिए dl है। इस एलिमेंट का थिकनेस कितना है? dl। और एक टर्म उन्होंने डिफाइन किया, इसका नाम है करंट एलिमेंट। सुनिएगा, कौन सा टर्म? करंट एलिमेंट। ये जो करंट एलिमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एक टर्म डिफाइन किया, इसका नाम है करंट एलिमेंट। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो ये करंट एलिमेंट कितना होगा? तो इसका लिखा गया वैल्यू होगा IDL, और ऐसे एरो लगाएंगे। इसका डायरेक्शन जो होगा DL पर टेंजेंशियल ड्रॉ करना है करंट के डायरेक्शन में। भाई आप इस DL पे टेंजेंट ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, नीचे की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन करंट किधर जा रहा है?
मतलब ऊपर की तरफ इस तरह से इस आइडियल का डायरेक्शन होगा। ये है आइडियल, ये क्या है आइडियल। फिर इस करंट एलिमेंट की वजह से, पूरे वायर की वजह से निकालने का अलग रूल है, उसके लिए आप इंटीग्रेट करेंगे। पहले करंट एलिमेंट की वजह से निकालिए और फिर उसके वजह से इंटीग्रेट कर दीजिए, तो पूरे वायर की वजह से निकल जाएगा। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से लिखिए, ये करंट एलिमेंट हो गया। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या कीजिए, करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P को मिला दीजिए, ये मिला दिए, और ये जो मिलाने वाला वेक्टर होगा इसको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर R। R वेक्टर कहां से कहां तक है, करंट एलिमेंट से पॉइंट को, जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसको मिलाने वाला वेक्टर। सो व्हाट इज R? वेक्टर ज्वाइनिंग। R क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग करंट एलिमेंट to the point where magnetic field is to be calculated, where magnetic field is to be calculated, जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है। फिर ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो आर वेक्टर है, इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा, इस एंगल को थीटा डिनोट किया गया। सो व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन आइडियल एंड बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर नहीं, कौन सा वेक्टर? एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर वेक्टर। ठीक है, ये तीन टर्म बार्ट-सेविट ने डिफाइन किया, करंट एलिमेंट, आर वेक्टर एंड थीटा। और फिर कहा कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा dB, वो एक छोटा सा वेक्टर क्वांटिटी होगा dB। P से मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं, dB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई, कांस्टेंट दिया, इनटू आइडियल क्रॉस R बाय R क्यूब, R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये फॉर्मूला दिया किसने? बार्ट-सेविट ने। इसी को हम लोग बार्ट-सेविट्स लॉ या बार्ट-सेविट का फॉर्मूला कहते हैं। और ये वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये? वेक्टर फॉर्म में। अभी हम लोग इसका स्केलर फॉर्म भी देखेंगे, पहले इसको लिखिए फिर स्केलर फॉर्म देखते हैं। तो बार्ट-सेविट लॉ ये है वेक्टर फॉर्म, बार्ट-सेविट लॉ। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्केलर फॉर्म में लिखें, ये मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। बार्ट-सेविट लॉ को अगर हम लोग थोड़ा स्केलर फॉर्म में लिखें तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड जानना होगा और डायरेक्शन जानना होगा। तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड जानते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये dB कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्म में ये dB होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू, देखिए आइडियल क्रॉस R, आप जानते हैं A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा। तो आइडियल क्रॉस R क्या लिखेंगे आप, आइडियल इनटू R इनटू sin थीटा लिखेंगे ना। A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा। तो R वहां पे है मैग्नीट्यूड R का, और एक R नीचे भी है मैग्नीट्यूड में, तो कट गया, तो क्या बचा R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ ऐसे सिंपल R से लिख रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है स्केलर फॉर्म में। ये फार्मूला किसमें होता है, स्केलर फॉर्म में। डायरेक्शन भी तो आपको चाहिए होगा, ये तो फॉर्मूला लिखे आप, डायरेक्शन भी तो चाहिए होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज करते हैं। टू फाइंड डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, राइट हैंड रूल, RH रूल बोलेंगे। राइट हैंड थंब रूल नहीं है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को ऐसे रखिए, इसको मैं पाम कहा करूंगा।
ये चारों फिंगर क्या कहेंगे, पाम, और ये थंब जो कि इस पाम के परपेंडिकुलर देखिए ऐसे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो चारों फिंगर है ये सीधा नहीं है, यहां पे जाकर के देखिए ये पहली के पास थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा कर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है इस तरह से ताकि ये परपेंडिकुलर लगे, ये वाला जो चीज है ये भी आपको परपेंडिकुलर लगे इस पाम के। मतलब यहाँ पे तीन चीजें, थंब, पाम, और ये जो उंगली है ये इस पाम के क्या है, परपेंडिकुलर। राइट हैंड रूल कहता है कि थंब को अगर करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है तो थंब को आप करंट की तरफ ले जाइए। तो आप ऐसे भी ले आ सकते हैं, ऐसे भी ले आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो पाम वाली साइड है, व्हाइट वाली साइड, वो उधर की तरफ होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। तो अगर आपको फील्ड इधर निकालना तो आप ऐसे ले जाएंगे, तब ये पाम इधर वाले साइड गया। अगर इधर साइड निकालना होता तो हम लोग ऐसे ले आते, समझ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ले गए, तो ये देखो ये जो साइड है वो क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। देखो ऐसे ले गए तो ये क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। ये मिट गया, तो 4 उंगली कर दी ना इसलिए मिट गया। तो ये क्या बता रहा है, अंदर की तरफ। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा, क्रॉस में होगा, समझ रहे हैं। ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। आगे से इस बात को हम लोग याद रखेंगे, आगे से इस बात को हम लोग याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे, देखिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि अगर कोई वायर है इस तरह से, अगर कोई इस तरह से वायर है, करंट कैरिंग वायर, तो हम ऐसे ले गए, इधर टैप टैप, इसको बोलेंगे टैप टैप। मतलब इधर की तरफ टैपिंग हो रहा है, मतलब इधर की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा, क्रॉस में। और इधर की तरफ पूछे तो डॉट, इधर की तरफ किसमें होगा, डॉट में। लेकिन अगर ये वायर ऐसा हो जाए, ये करंट कैरिंग नीचे है, तब ऐसे थंब ले गए, इधर की तरफ होगा क्रॉस में और इधर की तरफ डॉट। अगर ये वायर ऐसे हो गया, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, तो थंब ऐसे ले गए, ऐसे टैप टैप, मतलब नीचे की तरफ होगा क्रॉस में, ऊपर की तरफ डॉट। ठीक, अब देखिए मान लीजिए वायर है, ऐसे थंब ले गए, कर्ल ऐसे घूमता है, इसको बोलते हैं कर्ल। कर्ल ऐसे घूमता है और इसी की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी घूमता है। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे 3D डायग्राम में आपको समझाने का प्रयास करूं, देखिए अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होता है। ये थोड़ा सा सही से बना नहीं, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसे है। समझ पा रहे हैं कैसे डायग्राम है? ये डायग्राम ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं। ये जो पार्ट है सॉलिड से है वो बाहर निकला हुआ है, ऐसा है ये, ठीक है। और ये पेन का निब हमेशा करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो करंट इधर की तरफ है, थंब ले गए और कर्ल ऐसे घूमेगा, कर्ल ऐसे घूमेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, नीचे। यहाँ पे टेंजेंट किधर होगा, नीचे। यहाँ पे अंदर, यहाँ पे देखो क्रॉस में था, यहाँ पे इधर साइड ऊपर और यहाँ साइड आउटवर्ड। समझ रहे? हाथ से करिए सब लोग, अपने हाथ से जब तक नहीं घुमाओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। आप हमको मत देखिए, अपने हाथ से इस तरह से पेन लीजिए, ये पेन लीजिए, पेन का निब उधर निकालिए, थंब ऐसे लाइए और देखिए कि यहाँ पर नीचे होगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर इधर हो रहा है, यहाँ पर ऊपर हो रहा है, यहाँ पर इधर हो रहा है। ठीक है, करना है हाथ से, बिना हाथ से किए हुए मैग्नेटिक्स में डायरेक्शन नहीं सीख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूंगा तो आप नीचे कहेंगे, यहाँ पर क्रॉस में, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे डॉट में, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चलता है। थोड़ा सा और 3D समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मैं जो फेमस 3D डायग्राम बनाता हूँ, आप उसको देखने का प्रयास करिए। ये मेरा फेवरेट चेयर, और इसमें हम लोग ऐसे एक करंट कैरिंग वायर लिए, इसमें करंट ऐसे है, ठीक है।
तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। टूटा हुआ नहीं है यहाँ, वो यहाँ पीछे साइड है तो आपको दिख नहीं रहा है, वो यहाँ पीछे साइड है तो आपको दिख नहीं रहा है, ये करंट है। अब बताइए अगर मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए सब जगह, तो बता सकते हैं? यहाँ पे किधर होगा बताइए? थंब ले गए, ये ऊपर की तरफ देखिए, थंब ले गए, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आपसे कर्ल ऐसे जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ, समझ रहे हैं? यहाँ पे पूछेंगे तो ऐसे, यहाँ पूछेंगे ऐसे, पूछिए यहाँ पूछेंगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्सिस दिखा दूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? आई क्या है? ए पॉइंट पे एट ए किधर की तरफ है? आई का। बी पर ये है बी, एट बी, एट बी सोच के देखिएगा, ये वायर ऐसे है और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, बी मतलब इधर का पॉइंट, राइट साइड का, थंब ले गए, यहाँ पे कर्ल इधर की तरफ घूमता हुआ नजर आएगा, अंदर की तरफ, मतलब तो क्या बोलते हैं हम लोग? माइनस के, अंदर की तरफ को बोलते हैं माइनस के, पीछे साइड, ये जो साइड है सी, एट सी, एट सी किधर होगा? ये ऐसे थंब ले गए, ऐसे कर्ल घूम रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है इधर की तरफ, तो माइनस आई, और यहाँ पे ये डी पर एट डी, एट डी प्लस, ठीक है। कभी कभी वायर को हम लोग ऐसे नहीं दिखा के, वायर को ऐसे दिखाएंगे, देखिए वायर को हम लोग दिखा रहे हैं डॉट से, ये करंट कैरिंग वायर, तो जो वायर अभी पहले पेन से हम ऐसे दिखा रहे थे, अब वो वायर ऐसे है, डॉट मतलब करंट इधर जा रहा है, ऐसे ही वायर है, ठीक है। तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कल घूमेगा, थंब ऐसे, कर्ल ऐसे घूमेगा, ठीक है। मतलब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। ये थंब ऐसे, कर्ल ऐसे घूमेगा, ठीक, समझ रहे हैं? अब अगर यहां पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इसके टेंडेंसी ऐसे, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब अगर यहां से आप रेडियस बनाते हैं, ये रेडियस दोनों कितने डिग्री के एंगल पे होगा? 90 डिग्री के एंगल। अगर आपसे यहां पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आप इसको मिला दीजिए और ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। आगे से हम लोग यही करेंगे, अगर किसी वायर के वजह से निकालना होगा तो हम लोग उस वायर से जिस पॉइंट पर निकालना उसको मिला देंगे, उसको रेडियस वेक्टर कहेंगे, और उसके परपेंडिकुलर या तो इधर या तो उधर, और किधर होगा वो कर्ल से देख लेंगे, थंब इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो थंब उधर ले गए, कर्ल घुमा दिए ऐसे, मतलब इधर की तरफ। एक डायग्राम और समझिए, ये देखिए क्रॉस में करंट है, क्रॉस में करंट मतलब अंदर में जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे होगा। अगर हम पूछें कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए किधर होगा, यहां पर बताइए किधर होगा, पहले आप कर्ल घुमा लो, क्रॉस में है मतलब थंब अंदर ले गए, कर्ल ऐसे घुमा, कर्ल ऐसे घुमा, मतलब इधर की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर टेंजेंट ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हम लोग बायट-सवर्ट लॉ का थोड़ा यूज करना सीखेंगे, और उसका यूज करने के लिए हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन स्कूल में नहीं है, स्कूल में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार पूछ दिया जाता है स्कूल में भी। एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन कई बार पूछ दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लिख रहे हैं। और वो क्या है, इस डेरिवेशन का नाम हम लोग कहते हैं, इस डेरिवेशन का नाम कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, और इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा। तो ये देखिए करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये r डिस्टेंस है, और ये पॉइंट है P जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये r गिवन है, और इस P पॉइंट से इसका दोनों एंड का एंगल भी दिया हुआ है, ये θ1, ये θ2, ये θ। अब पहले लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैग्नेटिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिकॉल करते चलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, एक इस तरह से चार्ज कैरिंग वायर था जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लिखते थे लैम्डा। लैम्डा क्या होता था, चार्ज बाय लेंथ, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P हुआ करता था, जिस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। तो आप इसको ऐसे मिला देते थे, ये एंगल θ1, और इसको मिलाते थे तो ये एंगल θ2, और फिर इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था, किधर होता था पहले ये बताइए। दो होते थे, एक इस वायर से दूर जिसको हम लोग EX कहते थे, क्या बोलते थे, और दूसरा नीचे की तरफ EY, EX और EY। और EX का क्या फॉर्मूला था, EX का फॉर्मूला था K लैम्डा बाय R sin θ1 प्लस sin θ1 प्लस sin, और EY कितना था, K लैम्डा बाय R cos θ2 माइनस cos θ1, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, cos θ2 माइनस cos θ1। और अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो θ1 θ2 90 हो जाता है, और उसमें पुट करके हम लोग ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, कि cos 90 माइनस cos 90, cos 90 0 होता है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और इधर वाला 90 प्लस 90 sin 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2k लैम्डा बाय r। बिल्कुल ऐसा ही यहां भी मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला, ये दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे खाली, और वो कैसे मिलेगा देखते हैं हम लोग। इसका डेरिवेशन एक बार रिकॉल करिएगा, देखिएगा, तो वैसा ही डेरिवेशन हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड में ऑलरेडी जगह है, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं अगली स्लाइड से। ये करंट कैरिंग वायर है, और इससे r डिस्टेंस पे यहां हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, वायर में एलिमेंट लेने मैंने आपको सिखाया है, इसको आप रेफरेंस लाइन कहेंगे, इसी लाइन को रेफरेंस कहेंगे, और इस रेफरेंस से x डिस्टेंस ऊपर dx विड्थ का एक क्या ले लेंगे, एलिमेंट। ये जो विड्थ है ये कितना है, dx, ये एलिमेंट हुआ। लेकिन मैग्नेटिक्स में बायट-सवर्ट लॉ लगाने के लिए हम लोग क्या लेना पड़ता है, करंट एलिमेंट, इसका वैल्यू होता है आइडियल। क्या वैल्यू होता है, तो करंट एलिमेंट लेते हैं, देखिए करंट एलिमेंट लीजिए, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट ऐसे दिखाएंगे, आइडियल। कैसे दिखाने बोलते हैं, डीएल के टेंजेंशियल और करंट के डायरेक्शन में, तो करंट ऊपर जा रहा है, तो ये करंट एलिमेंट कितना हो गया, आइडियल। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, जो कि कैसे मिलता था, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट को मिलाते थे तो पोजीशन वेक्टर मिलता था, आर वेक्टर। और तीसरा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं बायट-सवर्ट लॉ, स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, dB इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, तो थंब ऐसे ले गए, टैप टैप अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा, क्रॉस में, ये dB का डायरेक्शन हो गया, और dB का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। स्केलर फॉर्म में बताइए क्या होता है, dB म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या होता है,
जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट होता था, कांस्टेंट क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप के कहते थे। यहाँ क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, वहां परमिटिविटी बोलते थे, यहां बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। और इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई का होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई ऑफ द बेस। तो इसका फॉर्म में क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल। आईडीएल, डीएल की जगह यहां क्या है? एक्स। आईडीएल का वैल्यू क्या हो गया? आई डीएक्स। क्या हो गया? इनटू साइन थीटा। इनटू क्या था? और थीटा क्या था? एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर वेक्टर। वो कितना है यहां पे? 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था फॉर्मूला। अब ये डीवी वेक्टर किधर की तरफ है? क्रॉस में। अगर हम एलिमेंट यहां ना लेकर के एलिमेंट यहां लेंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? हम ऐसे टैप टैप अंदर क्रॉस में। अगर हम एलिमेंट यहां लेंगे तो भी सारे एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। और ये हम लोग सीखे, हम लोग किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हम लोग तभी कर सकते हैं जब सारे एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन सेम। और अगर डायरेक्शन अलग अलग होता है तो फिर हम लोग कंपोनेंट में बदल के तब इंटीग्रेट करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डेरिवेशन कर रहे थे, हम लोग यहां एलिमेंट लिए थे और इस एलिमेंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे थे ऐसे। हम लोग कहते हैं कि अगर दूसरा एलिमेंट हम लोग यहां ले रहे हैं, दूसरा एलिमेंट आप यहां ले रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते थे। इसीलिए आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डी लिखते थे, इसके दो कंपोनेंट लिखे थे, एक EX दूसरा EY, और फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक्स पढ़ते वक्त मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है? आप आज ये डेरिवेशन तो करेंगे ही मेरे साथ, लेकिन घर जाके ये वाला कॉपी खोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पुराना डेरिवेशन है उसको एक बार वापस से कर देना है। डेरिवेशन फॉर्मूले वापस से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं खुद से, ठीक है? फिर चलिए dB इज इक्वल्स टू, लिखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इनटू आई डीएक्स बाय आर स्क्वायर। और फिर से वो सारी बातें वहां वाली यूज होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही होता था। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो दिक्कत क्या है कि थीटा भी वेरिएबल है, अलग अलग एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा। अगर हम एलिमेंट यहां ले लें तो एंगल चेंज हो जाएगा। dx तो वेरिएबल है, करंट वेरिएबल नहीं। r भी वेरिएबल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस x है, ये r x, यहां गलती हो गई, ये डिस्टेंस r हम लोग ये भी r ले लिए हैं, तो हम लोग इस वाले r को क्या लिख लेते हैं? y। इस वाले r को हम लोग क्या लिख लेते हैं? y। इस वाले r को हम लोग y लिख लेते हैं, और यहां क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है? तो y भी वेरिएबल है, तो हम लोग सारे वेरिएबल को एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, थीटा के फॉर्म में। और कैसे लिखेंगे? तो देखिए x और r में हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। x बाय r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो x इज इक्वल्स टू हो गया r tan थीटा। r यहां कांस्टेंट है। r क्या है? गिवन डिस्टेंस जहां पे p निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे? dx बाय d थीटा इज इक्वल्स टू r, तो कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। तो यहां से dx का वैल्यू लिख सकते हैं। dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये i कांस्टेंट है बाहर, बाय 4 पाई, और अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया cos थीटा, i तो बाहर लिख दिए, dx के बदले क्या लिख दिए? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx के बदले ये d थीटा को उधर भेजोगे ना, अपॉन y स्क्वायर। y देखिए r नोन है, थीटा के फॉर्म में हम लोग को चाहिए y, तो हम लोग फिर से लिखते हैं r बाय y। r बाय y क्या लिखेंगे? cos थीटा। y को उधर भेज दीजिए, cos थीटा को उधर भेज दीजिए, तो y हो जाएगा r
सेकंड। तो वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो गौर करिए ये सेक स्क्वायर थीटा से ये सेक स्क्वायर थीटा निपट गया और एक आर से ये एक आर भी निपट गया और अब आर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, V0I/4 पाई आर। और cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और लिमिट देखिए, ये रेफरेंस लाइन है, ये एलिमेंट अगर यहां से चल के यहां आ जाए तो एंगल घट जाएगा, घटेगा ना, और नीचे आ जाए घट जाएगा, यहीं आ जाए तो रेफरेंस पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर सिर्फ मुझे यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना होता तो जीरो से लेकर के θ1 कह देते, यहां तक आखिरी है मान लीजिए तो θ1 कह देते, जीरो से θ1। लेकिन इसके नीचे आ रहे हैं मतलब माइनस लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस θ2 से θ1 तक। कहां से कहां लिमिट लिखेंगे, माइनस θ2 से θ1। पहले आप इस माइनस को बाहर समझ लीजिए, तो θ1 पुट करेंगे तो क्या, अच्छा सॉरी यहां पे गलती हो गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा होता है, माइनस sin थीटा नहीं होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा होता है। तो पहले θ1 पुट करेंगे तो sin θ1, फिर माइनस sin ऑफ माइनस θ2, और sin में माइनस बाहर आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, μ0I/4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। बिल्कुल देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही फॉर्मूला मिला, वहां पे k हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ k क्या है, μ0/4 पाई, k λ/r था, यहाँ भी ये ki/r, और बाकी sin θ1 प्लस sin θ2, और यहाँ एक ही रिएक्शन होता है क्रॉस में से, दूसरा एक्शन नहीं होता। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग इसी इंट्रोडक्शन से रखते हैं, L1 मैग्नेटिक्स का यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे हम लोग और कुछ डेरिवेशंस मैग्नेटिक फील्ड के देखेंगे, उन पर सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो इतना करिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।